नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए प्रश्न के माध्यम से रिवीजन करते चलते हैं। एपिसोड नंबर 6 पर आ गए हैं और आज का जो पहला प्रश्न है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप 4 स्टार डाल लीजिए। चर्चा में रहा है, संभव है कि प्रश्न आ सकता है। 6x6x6 रणनीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए, बीमारी वगैरह से संबंधित जो प्रश्न रहे ना, जो मुद्दा रहे, उस पर जरूर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसका संबंध अगर देखेंगे तो विकल्प में लिखा हुआ है एनीमिया, तो डी विकल्प सही होगा, एनीमिया। लेकिन इसके विषय में थोड़ा सा समझिए, खास करके यहाँ पर जो आप देखेंगे ना 6x6x6, इसी से जुड़े हुए कुछ पहलू हैं, उस टर्म में ही है। जैसे कि अगर 6 जैसे देखेंगे, इसका मतलब है कि 6 लक्षित समूह होगा, है ना। समूह हो गया तो 6 लक्षित समूह में इसे हम बांट देंगे। दूसरा 6 को लेकर के बात किया गया है और फिर जो है एक तीसरा 6 भी है, यानी कि 3 तरह के 6 को लेकर के बातें किया गया है। तो एक तो हो गया कि 6 लक्षित समूह और दूसरा हो गया 6 हस्तक्षेपों और सभी हितधारकों के लिए रणनीति लागू करना, यानी कि पॉलिसी बनाने की बात 6 तरीके से किया जाएगा। और तीसरा हुआ कि 6 संस्थागत तंत्रों के माध्यम से यहाँ पर उपचार की व्यवस्था या निवारण की व्यवस्था की जाएगी। चलिए, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पहला 6 है जो कि लक्षित समूह की बात की गई है। लक्षित समूह में देखेंगे तो कुछ बच्चों को, उसके बाद किशोर को, गर्भवती महिलाओं को, प्रजनन आयु वाली महिलाओं को रखा गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताता हूं, पहला देखेंगे तो 6 से 59 माह के बच्चे को इसमें शामिल किया गया है ना। देखिए, जैसे यहाँ पर 6 से 59 माह के बच्चे, ये माह की बात मैं कह रहा हूं, ये पहला हो गया। दूसरे की अगर बात यहां पर करेंगे तो 5 से 9 वर्ष के बच्चे हो जाएंगे इसमें। ये वर्ष है, माह नहीं है, ठीक है। 5 से 9 वर्ष के बच्चे। अब जाहिर सी बात है, इससे आगे जाएंगे तो वह किशोर की बात होगा, तो किशोर यानी कि टीन एज पूरा इसमें आ जाएगा, उसको लेकर के चर्चा किया गया है। अब मैंने आपसे कहा था कि महिलाओं के संबंध में भी कुछ बातें की गई है, तो महिलाओं के संबंध में यह है कि प्रजनन आयु वाली जो महिलाएं हैं, प्रजनन आयु वाली महिलाएं कौन होती है? जिनका एज ग्रुप पर अगर देखेंगे तो 15 से 49 साल तक रखा गया है। और आगे इसमें वह महिलाएं जो कि गर्भवती हैं और स्तनपान कराती हैं, है ना, तो इन सबको इसमें रखा गया है। तो ये लक्षित यहां पर बातें की गई है। ध्यान रखना है कि डी विकल्प एनीमिया के साथ आपको आगे जाना है। चलिए, ये टॉपिक समझ गए अच्छे से, फिर से बता देता हूं, महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। चलिए, अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या है? सोप स्टोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है? सही और कितने, आपसे नंबर पूछा गया है। तो सबसे पहले सोप स्टोन के विषय में समझते हैं। यहां कहा गया कि एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। तो हमारे लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि क्या सोप स्टोन अवसादी चट्टान होता है? आप सबों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, यह टैल्क से निर्मित होता है ना, टैल्क से निर्मित। और टैल्क से निर्मित जो चीजें होगा, मुझे बताइए, क्या वो अवसादी चट्टान होगा या फिर वो रूपांतरित चट्टान होगा? वह रूपांतरित चट्टान होता है। आप सब ने ज्योग्राफी पढ़ते हुए पढ़ा होगा इसे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया। अब दूसरा कहता है राजस्थान में इसका सबसे बड़ा भंडार है। देखिए, अगर इसके प्रमुख भंडार की बात करेंगे भारत में, तो भारतीय खान ब्यूरो, यह इसके डेटा के आधार पर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में इसका जो खाद्यान्न है वह कहा गया है कि तकरीबन वह इसका 57% धारित है। और इसके अलावा उत्तराखंड की बात करेंगे जो दूसरे नंबर पे है, तो कहा गया है इसके पास जो है 25% है, यानी कि सबसे बड़ा भंडार फिर राजस्थान के पास है। ये स्टेटमेंट सही हो गया। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन एवं फार्मास्यूटिकल्स जैसे उद्योगों के लिए किया जाता है, आपसे ये पूछा गया। देखिए, जो भी टैल्क होगा ना, टैल्क प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला और मैग्नीशियम सिलिकेट से बना एक खनिज होता है। तो इसका उपयोग अगर आप देखेंगे तो वह सौंदर्य प्रसाधन के लिए किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य इंडस्ट्री के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वह किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के ये कथन सही है। तो पहला गलत हुआ और दूसरा और तीसरा सही हुआ। आपसे पूछा गया कितने, तो केवल 2, यानी कि बी विकल्प के साथ आपको जाना है। चलिए, अब तीसरे टॉपिक पर चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कहा गया है और कहा गया है कि कौन सा कथन सही है।
वर्तमान में यह एक गैर वैधानिक निकाय है। सबसे पहली बात आपसे यह पूछा गया है। दूसरा पूछा गया है कि यह श्रम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके विषय में समझ लेते हैं। जैसा कि यहां पर कहा गया है कि गैर वैधानिक निकाय, देखिए यह एक गैर सांविधिक संस्था है। पहली बात तो यह हो गया। और इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम आया था। कब आया था? 1993 में। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो 1993 में जब आया था तो इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए थे। इसके अनुसार वर्ष 1993 से 1997 तक की अवधि के लिए यह प्रावधान किया गया था, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया। और यहाँ पर एक बातें कहा गया है कि श्रम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। देखिए ये श्रम मंत्रालय नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो यह स्टेटमेंट जो है यह गलत हो जाएगा और यह सही हुआ। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो केवल एक ए विकल्प के साथ हम लोग जो है यहाँ पर चलेंगे। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी की शुरुआत कहां की गई? इंपॉर्टेंट है। शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी को आप 3 स्टार लगा दीजिए। यह टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है, यह आपसे पूछा जा सकता है। इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। आपसे लोकेशन पूछा गया है, लेकिन इसके विषय में कुछ बातें और देखिए। आईआईटी मद्रास ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी की शुरुआत की है। इसकी स्थापना, जैसे आईआईटी मद्रास मैंने कहा, तो राज्य के तौर पर आप देखेंगे तो तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास से कुछ दूर थायूर एक जगह है, वहां में डिस्कवरी सैटेलाइट परिसर में यह सुविधा जो है राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र के तहत विकसित की गई है। इसका इस्तेमाल जो होगा वो बंदरगाह हो, चाहे वो तटीय, अपतटीय हो, अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना हो, इसके लिए किया जाएगा। इससे जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर तलछट परिवहन, तरंग प्रभार भार और संरचनात्मक स्थिरता के अध्ययन में मदद मिलेगा। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब जो है तमिलनाडु हो गया, सी। अब पांचवें पर चलते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट है ये। पार्थ सारथी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से देखेंगे तो यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 4 स्टार इसको जरा लगा दीजिए। क्यों चर्चा में है? देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यह भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है। हिंदू मंदिर तो ठीक है, लेकिन यह शिव के लिए नहीं है। यह किसके लिए है? तो भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर इसके लिए बताया गया है। शब्द पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया? पार्थ सारथी। पार्थ किसको कहते थे? अर्जुन का सारथी। कृष्ण, जब आप भगवत गीता पढ़ते होंगे तो वो बार बार पार्थ कहते, हे पार्थ। तो पार्थ अर्जुन के लिए कृष्ण कहते थे। और शब्द है पार्थ सारथी। तो पार्थ का सारथी यानी कि अर्जुन का सारथी, जो महाकाव्य महाभारत में कहा गया, उसकी भूमिका श्री कृष्ण निभाते नजर आते हैं। तो इसीलिए यहां ध्यान दीजिएगा, विष्णु को समर्पित। अब कृष्ण किसके अवतार माने गए? विष्णु के समर्पित। तो इसकी अवस्थिति को लेकर के आपसे पूछा जा सकता है। पहली चीज तो ये हो गया, ये गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। इसकी अवस्थिति को लेकर के आपसे पूछा जाएगा तो यह चेन्नई में है। यह ध्यान रखिएगा, चेन्नई कहां पड़ता है? तमिलनाडु। तो ये लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है। अगेन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। निर्माण काल आपसे पूछा जा सकता है। निर्माण काल जो है इसकी 6ठी शताब्दी में बताया जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। और शासक के विषय में कहा गया है, यहाँ पर नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में निर्मित मंदिर है। तो देखिए ये बात सही है, क्योंकि नरसिंह वर्मन प्रथम के विषय में आपने पढ़ा है। और ये किस वंश से संबंध थे? तो ये पल्लव राजा, ये सब पढ़ा है ना आपने, पल्लव राज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं, उनके शासनकाल में ही ये निर्मित था। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट सही हो गया। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है, इसका निर्माण बेशर शैली में कराया गया है। ये गलत है। देखिए अधिकांशतः जैसे ही तमिलनाडु की बात की जाएगी, समझना भी है चीजों को, तो ये द्रविड़ वास्तुकला शैली में निर्मित होगा, ये बेसर में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। क्या हो गया? द्रविड़ शैली। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के आपसे पूछा गया कितने कथन सही हैं, है ना। तो देखिए यहां पर एक कथन तो यह भी गलत हुआ, यह भी गलत हुआ, एक ही कथन सही हुआ। तो ए विकल्प के साथ आपको जाना पड़ेगा कि केवल एक कथन यानी कि तीसरा वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया, है ना। ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है। आप में से बहुत सारे लोग प्रत्येक दिन सही जवाब देते भी रहते हैं। लगातार इस तरह से जुड़े रहिए। आपको लेक्चर कैसा लगता है, इसमें और क्या जोड़ा जाए, यह भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहिए।
लगातार अध्ययन करते रहिए। हम लोग जब तक आपका प्रीलिम्स हो नहीं जाता है जुड़े रहेंगे। प्रीलिम्स तक आपको ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, तो अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और संस्कृति IAS चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।